Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Umar Ishfaq with your YouTube channel Legal Global Sharif Law Chamber. आज हम पीपीसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एलएलबी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं या लॉ का कोई भी स्टूडेंट हो, उसको इस टॉपिक के बारे में लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। टॉपिक है हमारा थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। पेपर में अक्सर औकात थेफ्ट भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सटॉर्शन भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या वो इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है। आज के लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम थेफ्ट को डिस्कस करें, देन एक्सटॉर्शन को समझें, देन हम इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी एक्सप्लेन कर सकें, उसको भी समझ सकें। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लैब के और लॉ के जितने भी न्यू लेक्चर्स अपलोड हों वो एज अ नोटिफिकेशन के जरिए आपको शो हो जाएं। अब हम अपने लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आगाज करते हैं। इसका सबसे पहले हम थेफ्ट को समझना चाहते हैं कि चोरी है क्या। थेफ्ट का मतलब चोरी। अब पीपीसी इसको कैसे डिफाइन करती है, हमारा लॉ, हमारा कानून थेफ्ट को किस तरह डिफाइन करता है। कुछ बच्चे होते हैं वो हमारा लेक्चर सामने बुक रख के समझ रहे होते हैं, तो आज मैंने कोशिश की अपने पास बुक रखूं, सबसे पहले जो पीपीसी ने उसको डिफाइन किया है उस चीज को नरेट कर दूं, उसको पढ़ दूं। सेक्शन 378 कहता है whosoever attending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अब हमें समझना है वो सेक्शन में कहना क्या चाह रहा है। असल में वो ये बात कहना चाह रहा है कि थेफ्ट तब कमिट होता है जब कोई भी शख्स डिसहोनेस्टी के साथ आपकी कोई ऐसी चीज रिमूव करता है आपकी पोजेशन से जो कि मूवेबल है, और जब वो उसको मूव कर रहा होता है आपकी पोजेशन से, उस वक्त आपकी कंसेंट उसमें शामिल नहीं है। ये मैंने बड़े आसान अल्फाज से आपको थेफ्ट की डेफिनेशन बताई है। इसके अंदर डिफरेंट एसेंशियल्स हैं जो हमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर हमने ये साबित करना है कि हमारी फलां चीज चोरी हुई है या किसी की कोई चीज चोरी हुई है, तो वो इन एसेंशियल्स पे पूरा उतरेगी तो वो चीज चोरी हुई है। वो एसेंशियल्स हैं क्या, वो चीजें हैं क्या। पहला एसेंशियल तो ये है कि उसमें डिसहोनेस्टी पाई जाए, बदनीति पाई जाए। पीपीसी बदनीति को कैसे डिफाइन करती है कि ये रॉन्गफुल गेन है किसी चीज का, रॉन्गफुल तरीके से किसी चीज का हथियाना है, उसको हम डिसहोनेस्टी कहते हैं। देन क्या एसेंशियल है, देन ये एसेंशियल है कि जो प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन से मूव हुई है वो मूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल चीज की चोरी नहीं होती। अगर आप कहें, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर दरख्त की चोरी होती है, कोई आपका दरख्त काट के ले जाता है, तो वो तो आपके जेल में ये चल रहा होगा कि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, इसकी भी तो चोरी होती है। नहीं, जब दरख्त जमीन पर मौजूद था, जमीन में मौजूद थी उसकी जड़ें, जब वो जमीन पर कायम था, उस वक्त वो इमूवेबल था। जैसे ही उसे चोरी की नियत से, डिसहोनेस्ट नियत से काटा गया, वो इमूवेबल से मूवेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद उसे रिमूव कर दिया गया उसकी प्लेस से, उसकी पोजेशन से, जिस बंदे की पोजेशन में वो था उसको मूव कर दिया गया, तो उसकी चोरी वाकया हो गई। आई थिंक सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सेक्शन 378 डिसहोनेस्टली, पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल कि ऑब्जेक्ट मूवेबल होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल कि जो बंदे की ऑब्जेक्ट थी, जिस बंदे की ऑब्जेक्ट रिमूव हुई है, उसकी उस ऑब्जेक्ट में पोजेशन होनी चाहिए। यहां पे ओनरशिप वो नहीं कह रहा, जरूरी नहीं वो बंदा उसका मालिक हो, बस उसकी पोजेशन होनी चाहिए, वो चीज उसके कब्जे में होनी चाहिए। अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि अगर एक बंदा किसी चीज का मालिक ही नहीं था, अगर उसकी चीज किसी ने रिमूव कर दी है, तो ये कहां की चोरी है। नहीं, अगर कोई चीज आपकी पोजेशन में भी हो, आपके कब्जे में भी हो, अगर वो भी कोई चीज आपकी रिमूव कर देता है बंदा, तो वो भी चोरी के जिम्मे में आता है। इसकी एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको एलैबोरेट करता हूं। आप एक मोबाइल ठीक करवाने जाते हैं दुकान पे, आप दुकानदार के सामने से मोबाइल को रखते हैं, दुकानदार अपना काम करते करते उसकी तवज्जो इधर हटती है। अब आपने जो मोबाइल था वो उसकी पोजेशन में दिया था उसको ठीक करवाने के लिए, आप देखते हैं कि दुकानदार की नजर साइड पे हटी है, आप फौरन मोबाइल को रिमूव करते हैं। आप फौरन क्या करते हैं, मोबाइल को रिमूव करते हैं और अपनी जेब में डाल देते हैं। मोबाइल तो आपका ही था, आपकी ओनरशिप थी मोबाइल पर, लेकिन आपकी पोजेशन नहीं थी उस टाइम।
वो पोजेशन किसकी थी? वो पोजेशन उस दुकानदार की थी, लिहाजा आपने चोरी की है। जो चोरी के एसेंशियल्स है वो तमाम पूरे होते हैं और आप पर चोरी करने की जो दफा है 378 वो लगेगी। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है मूवमेंट, यानी कि जो चीज चोरी की गई है उसे रिमूव भी किया गया है। फिर जाहिर बात है जब हम किसी चीज को रिमूव करेंगे तो वो उसकी पोजेशन से दूर जाएगी ना, तो उसको रिमूव भी किया गया है। और नेक्स्ट जो एसेंशियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विदाउट कंसेंट, और उसमें उस बंदे की मंशा शामिल नहीं थी। जिस बंदे की चीज को रिमूव किया गया है उसकी पोजेशन से, उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। डिफरेंट एसेंशियल्स के जरिए मैंने वाज़िया करने की कोशिश की है कि असल में जो थेफ्ट है वो है क्या। थेफ्ट दोबारा बयान करता हूं कि थेफ्ट असल में क्या है। थेफ्ट किसी की मूवेबल चीज को डिसहोनेस्टी के साथ उसकी पोजेशन से रिमूव करना है, यानी कि उसकी पोजेशन से उसकी मूवमेंट करनी है विदाउट कंसेंट, जिसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 378 थेफ्ट का जो है, चोरी का जो है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो हमारे पास सेक्शन 379 ऑफ पीपीसी है वो बयान करता है थेफ्ट की पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है थेफ्ट की? थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। 3 इयर्स आपको जेल हो सकती है या आपको फाइन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको ये दोनों चीजें हो जाए, यानी कि इम्प्रिजमेंट भी हो जाए और आपको फाइन भी देना पड़े। ये अभी तक हमने कोशिश की है कि जो थेफ्ट है उसकी हम डेफिनेशन को समझे, उसके एसेंशियल्स को समझे, देन उसकी इम्प्रिजमेंट को समझे या उसके फाइन को समझे कि उसमें आपको क्या सजा मिल सकती है। ये हमारा थेफ्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि है एक्सटोर्शन। हम थेफ्ट के साथ एक्सटोर्शन को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ज्यादातर इनका डिफरेंस आता है। वो पूछ लेता है थेफ्ट और एक्सटोर्शन में डिफरेंस क्या है। एक्सटोर्शन असल में क्या है? एक्सटोर्शन है एहतसाल करना, किसी भी बंदे का एहतसाल करना, उससे जोर जबरदस्ती के साथ उसकी कोई चीज हथिया लेना। आइए देखते हैं कि सेक्शन 383 ऑफ पीपीसी इसके बारे में क्या बयान करता है, वो एक्सटोर्शन को किस तरह डिफाइन करता है। फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके भी एसेंशियल्स को समझे कि कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि एक्सटोर्शन के अंदर लाजिम होने चाहिए, ताकि हम ये बयान कर सके कि वाकई ही जो एक्सटोर्शन का क्राइम है वो कमिट हुआ है। देन हम थेफ्ट की तरह इसकी पनिशमेंट को भी डिस्कस करेंगे। आए हम सेक्शन 383 ऑफ पीपीसी को पहले पढ़ते हैं, देन हम उसके एसेंशियल्स को समझेंगे। 383 सेक्शन कहता है whosoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। अभी ये मैंने आपके सामने एक्सटोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी है जो कि पीपीसी डिफाइन करती है। ये मैंने जस्ट डेफिनेशन को एक दफा रीड आउट किया है, आपने परेशान नहीं होना। अभी हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि वो उसमें कहना क्या चाह रहा है, वो बयान क्या करना चाह रहा है। किताब से पढ़ने का मकसद ये है कि अगर आप किताब से तैयारी कर रहे हैं तो इसको सामने रखिए ताकि आप सेक्शंस को पहले समझिए, देन उसके एसेंशियल्स को ड्रा कीजिए। वो इस सेक्शन में क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी कोई बंदा इंटेंशनली, इंटेंशन के साथ, इंटेंशन थेफ्ट में भी थी, थेफ्ट में भी इंटेंशन है, आपने यहां पे मिस नहीं करना ये वाला एसेंशियल, इसका इंटेंशन थेफ्ट में भी थी, इसमें भी इंटेंशन है। यानी कि जब भी कोई बंदा इंटेंशनली नियत के साथ सोचे समझे आपके ऊपर फियर लाता है, आपके ऊपर खौफ लाता है इस चीज का कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अपनी ये चीज नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये इंजरी पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूंगा, तुम्हारे साथ ये रवैया करूंगा, ये जुल्म और ज्यादती करूंगा, तो वो आपके साथ एक्सटोर्शन कमिट करता है। इसमें एसेंशियल्स कौन कौन से होंगे देखिए। सबसे पहले तो इंटेंशन, जो कि हमारे जितने भी क्राइम्स हैं उसमें इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो इंटेंशन इसका एसेंशियल है। देन दूसरे नंबर पे इसका जो एसेंशियल है वो है फियर ऑफ इंजरी। जो थेफ्ट था उसमें फियर ऑफ इंजरी नहीं था, उसमें आपको किसी का खौफ नहीं था, उसमें आपकी कंसेंट तो नहीं थी लेकिन आपको खौफ भी नहीं था। लेकिन एक्सटोर्शन में खौफ है, आपको कोई धमकी देता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये नुकसान पहुंचाऊंगा। थर्ड नंबर पे क्या है?
थर्ड नंबर पे है, यहां पे मैं नहीं लिख सका, थर्ड नंबर पे है प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या था, आपकी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो आपका एक्सटॉर्शन है इसमें आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, आपकी कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है। यानी कि आपकी मूवेबल, इमूवेबल सिक्योरिटी, किसी तरह की भी जो आपकी प्रॉपर्टी है, किसी बंदे का डिसहोनेस्टली, बदनीति के साथ आपको खौफ में लाकर, आपके ऊपर एक जबरदस्ती कुव्वत डालकर आपकी उस प्रॉपर्टी को आपकी पोजेशन से रिमूव कर देना, आपसे दूर ले जाना उस प्रॉपर्टी को, एक्सटॉर्शन है। अब जो हमारे पास एक्सटॉर्शन है उसमें भी बदनीयती पाई जा रही है। जारी बात है, जो आपके खिलाफ ये प्रोपोगंडा कर रहा है उसके पीछे उसकी इंटेंशन थी। इंटेंशन क्या थी? बैड इंटेंशन थी। और जो बैड इंटेंशन है वो किस चीज को जन्म देती है? वो डिसहोनेस्टी को जन्म देती है, किसी चीज के रॉन्गफुल गेन को जन्म देती है। तो हमने बेसिकली पढ़ा क्या है, हमने सबसे पहले पीपीसी से डेफिनेशन पढ़ी, वो इसलिए पढ़ी ताकि हम देख सके कि पीपीसी इसको डिफाइन कैसे कर रही है। देन हमने इसको समझने की कोशिश की कि एक्सटॉर्शन है क्या। एक्सटॉर्शन बेसिकली एक बंदे की इंटेंशन है जिसके जरिए वो आपको फेयर ऑफ इंजरी पहुंचाता है कि अगर तुम मुझे अपनी ये फलां चीज नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये इंजरी पहुंचाऊंगा। और उसके पीछे उसकी क्या थी? डिसहोनेस्टी थी, रॉन्गफुल गेन करने की कार्रवाई थी, उसकी सोच थी। और ये आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के खिलाफ हो सकती है, ख्वाह वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ख्वाह वो इमूवेबल हो, या आपकी कोई सिक्योरिटी हो। हमने एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन को पढ़ा, देन हमने इसके डिफरेंट एसेंशियल्स को पढ़ा। अब से सेक्शन 384 है वो इसकी पनिशमेंट को बयान कर रहा है। इसकी पनिशमेंट वही है जो हमारे पास थेफ्ट की है। इसमें 3 इयर्स की इंप्रिजमेंट है, 3 ईयर की आपको कैद हो सकती है, इसके अलावा फाइन भी हो सकता है, या ये दोनों पनिशमेंट हो सकती हैं, यानी कि 3 इयर्स की कैद भी हो सकती है और फाइन, एक वक्त में ये दोनों चीजें भी आपको अदा करनी पड़ सकती हैं। अब हम इसके डिफरेंसेस की तरफ चलेंगे। हमने थेफ्ट को डिस्कस किया, हमने एक्सटॉर्शन को डिस्कस किया, समझने की भी कोशिश की कि इंडिविजुअली ये चीजें होती क्या हैं। अब देखते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। आए, हमारे सामने ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से भी हम इनके डिफरेंसेस को तलाश कर सकते हैं। देखिए, जो थेफ्ट है उसमें मूवेबल ऑब्जेक्ट का जिक्र है बस, यानी कि जो आपकी मूवेबल ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा आपकी पोजेशन से, सिर्फ वो ही थेफ्ट होगा, वो ही चोरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर हम देखते हैं, एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वो किसी किस्म की भी हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, या आपकी कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो थेफ्ट है उसमें फेयर ऑफ इंजरी नहीं है, किसी बंदे को पता ही नहीं है उसके साथ ये चीज होने वाली है। किस तरह कि अगर आपकी जो रिंग पड़ी हुई है वो किसी टेबल पे पड़ी हुई है, उसको पता है जो इंसान चोरी करने आया है कि ये रिंग आपकी है, और वो उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है, तो यहां पे उसने क्या किया? चोरी की, क्योंकि इसकी चीज को आपको पता ही नहीं था, आपको कोई फेयर ऑफ इंजरी नहीं था, लेकिन आपकी चीज आपकी पोजेशन से रिमूव हो गई। लेकिन दूसरी तरफ चेक करें, एक्सटॉर्शन में फेयर ऑफ इंजरी है। फेयर ऑफ इंजरी किस तरह है? तो कोई बंदा आपको कहता है कि आप मुझे 1000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अखबार में डेफामेटरी इश्तिहार छाप दूंगा, या मैं आपके बच्चे को उठा लूंगा। इसमें वो क्या कर रहा है? इसमें वो उसको एक फेयर दे रहा है, अगर तुमने अपनी ये चीज मेरी पोजेशन में ना की, मुझे ना दी मेरी मलकियत में, वो डिसहोनेस्टी अटेंशन के साथ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पोजेशन से रिमूव कर दूंगा, उसको कैद कर लूंगा, या तुम्हें मैं जलीलो रसवा करूंगा। इससे क्या चीज वाजिया होती है? इससे ये चीज वाजिया होती है कि जो थेफ्ट है उसमें फेयर ऑफ इंजरी नहीं है, उसमें आपको किसी किस्म की इंजरी का खदशा नहीं है। इंजरी किस किस्म की होती है? इंजरी 3 किस्म की हो सकती है। आपकी बॉडी को इंजरी हो सकती है, आपकी मेंटल इंजरी हो सकती है, या आपकी रेपुटेशन को इंजरी हो सकती है। 3 तरह की इंजरी होती है। यानी कि थेफ्ट में इंजरी नहीं है किसी किस्म की, बल्कि एक्सटॉर्शन में फेयर ऑफ इंजरी है, आपको खदशा है कि आपको इंजरी पहुंचाई जाएगी। देन क्या चीज है? जो थेफ्ट है उसमें यूज ऑफ फोर्स नहीं है, किसी किस्म की फोर्स यूज नहीं की जा रही। दूसरी तरफ जो एक्सटॉर्शन है उसमें यूज ऑफ फोर्स है, आपसे जोर जबरदस्ती आपसे कोई चीज ली जा रही है, आप पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये चीज हमें दें, अगर नहीं देंगे तो आपके साथ हम ये करेंगे।
आज के इस टॉपिक में हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की कि आपको समझाया जाए कि थेफ्ट है क्या, इसके एसेंशियल्स क्या हैं और इसकी पनिशमेंट क्या है। देन हमने कोशिश की कि एक्सटॉर्शन क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं और देन इसकी पनिशमेंट क्या है। पेपर में अगर आपको थेफ्ट इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बयान कर सकते हैं, अगर एक्सटॉर्शन इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी बयान कर सकते हैं और इसकी पनिशमेंट्स को भी बयान कर सकते हैं। अगर वो आपसे इसका डिफरेंस पूछ ले तो आप अच्छे तरीके से उसके डिफरेंस को भी एलैबोरेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका हमारे लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे हम पीपीसी और वॉर के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।